नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए सबसे पहले सुर्खियां। आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, सरकार को नहीं जानकारी, सूचना आयोग ने नोटिस भेजा। संसदीय समिति की पूछताछ के हफ्ते भर बाद फेसबुक इंडिया के अधिकारी का इस्तीफा। तमिलनाडु हिरासत में मौत मामले में सीबीआई ने कहा पिता और बेटे को 7 घंटों तक प्रताड़ित किया गया। जजों पर टिप्पणी मामले में जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ मामला दर्ज। और बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में 34% उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण की ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को सरकार की तरफ से आवश्यक टूल बताते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ इसे एक बड़ा हथियार माना गया था। लाखों भारतीयों ने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड भी किया था, लेकिन अब इस एप्लीकेशन को आखिर किसने बनाया, किसने डेवलप किया, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां आरोग्य सेतु वेबसाइट में कहा गया है कि इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से डेवलप किया गया है, तो वहीं पर सूचना के अधिकार के तहत यानी RTI के जरिए दोनों ने ही इस बात से इनकार किया है कि आखिर इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने अब इस मामले में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन बनाने पर जानकारी न होने को लेकर नोटिस जारी यानी सरकार को नोटिस जारी किया है। संबंधित विभागों से CIC ने 24 नवंबर को इस मामले में पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ दास ने सूचना आयोग से ये शिकायत की थी कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन किसने बनाया, इस बारे में कोई मंत्रालय जवाब देने में सफल नहीं रहा है। दास ने RTI लगाकर इस एप्लीकेशन को तैयार करने वाली कंपनियों, लोगों या फिर सरकारी विभागों के बारे में जानकारी मांगी थी। आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को NIC ने डेवलप किया है और इसे अब तक देश भर में 16 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक इंडिया की शीर्ष अधिकारी अंकी दास ने इस्तीफा दे दिया है। वो लगभग 1 दशक से कंपनी से जुड़ी हुई थी और भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक थी। आपको बता दें कि इससे पहले अंकी दास संसदीय समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश भी हुई थी। अंकी पर आरोप लगाया गया है कि वो फेसबुक की कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा का पक्ष लेते हुए हस्तक्षेप कर रही हैं। अंकी दास का ये इस्तीफा कंपनी और उनसे सरकार की तरफ से पूछताछ के 1 हफ्ते बाद आया है। दरअसल ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें अंकी पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने भारत में फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को उचित रूप से लागू नहीं किया और इसके साथ ही भाजपा के एक नेता के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भाजपा के साथ कंपनी के संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि हालांकि फेसबुक ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये स्वीकार किया है कि दरअसल अंकी दास ने तेलंगाना से भाजपा विधायक T राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने पर पार्टी के साथ रिश्तों में खटास आने को लेकर चिंता जताई थी। आपको बता दें कि एक बयान में फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने यह भी कहा है कि अंकी दास दरअसल जनसेवा में अपनी रुचि की वजह से फेसबुक को अलविदा कह रही हैं। आपको बता दें कि 14 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक अंकी दास ने भाजपा नेता T राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था। और अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में इस साल जून महीने में पुलिस हिरासत में पिता और बेटे की मौत के मामले में CBI ने अदालत में चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि पुलिस ने दोनों को 7 से अधिक घंटों तक प्रताड़ित किया। चार्जशीट में कहा गया कि फॉरेंसिक सबूतों से पता चला है कि जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनका खून दीवारों पर फैल गया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके ही कपड़ों से खून साफ करने के लिए मजबूर किया। CBI का कहना है कि पुलिस ने दोनों को 19 जून की शाम 7:45 से लेकर 20 जून की सुबह तड़के 3 बजे तक लगातार जो है वो बर्बरतापूर्व उनके साथ मारपीट की गई। जयराज और बेनिक्स को कथित तौर पर कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने पर 19 जून को गिरफ्तार किया गया था, जबकि CBI ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि पुलिस ने इस अपराध को छिपाने के लिए बेनिक्स और जयराज पर के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की थी, जबकि सच्चाई ये है कि पीड़ितों ने लॉकडाउन दिशा निर्देशों का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं किया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के कई पूर्व और मौजूदा जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ चेन्नई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चेन्नई के एक वकील की शिकायत के बाद चेन्नई पुलिस की साइबर सेल ने मंगलवार को यह मामला दर्ज किया। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शिकायत के बाद मद्रास हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे को CS कर्णन के खिलाफ एक
पत्र लिखा था जिसमें एक वीडियो का जिक्र किया गया था। आरोप है कि इस वीडियो में CS कर्णन ने कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, न्यायिक अधिकारियों और जजों की पत्नियों को धमकाया भी था। इस वीडियो में कर्णन ने कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के कुछ जजों ने कोर्ट की महिला कर्मचारियों और कई महिला जजों का यौन उत्पीड़न किया है। आपको बता दें कि इससे पहले न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया के अवमानना के लिए 7 जजों की पीठ द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में जस्टिस कर्णन को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। ये देश में अपनी तरह का पहला मामला था जब अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को जेल भेजा गया था। और बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मैदान में उतरे 1463 उम्मीदवारों में से 34% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। चुनाव संबंधी गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करीब 27% तथा कुल 379 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। ये गंभीर आपराधिक मामले दरअसल गैर जमानती अपराध हैं और उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये रिपोर्ट दरअसल कहती है कि कुल 502 उम्मीदवार अथवा 34% प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। रिपोर्ट का कहना है कि RJD के 56 उम्मीदवारों में से 36 उम्मीदवारों ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का ऐलान किया है और 50% यानी 28 उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले बताए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के 46 उम्मीदवारों में से 29 ने आपराधिक जबकि 20 ने गंभीर आपराधिक मामले जो है वो अपने हलफनामे में दायर किए हैं। रिपोर्ट कहती है कि इसी प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी के 52 उम्मीदवारों में से 28 ने आपराधिक जबकि 24 ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।